दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी में। कहानी का शीर्षक है सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ। समझन जी, आप मेरी बेटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, अकेली ही काम में लगी रहती हैं। लेकिन मजाल है कि आप छोटी बहू से यह कह दें कि घर का काम तो करवा दिया कर। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दिया आपने। पर मैं भी कहाँ माथा फोड़ रही हूँ। भला कभी किसी सास ने अपनी बहू का भला चाहा है। बड़ी बहू भाविका की माँ ने फोन पर उसकी सास को कमलेश जी को सुना दिया। इससे पहले कि कमलेश जी अपना पक्ष रखती, उन्होंने फोन काट दिया। दरअसल भाविका इतने दिनों बाद अपने मायके गई थी और अभी हाल ही में उसे टाइफाइड हो गया था। इस कारण थोड़ी कमजोर थी। पर कमलेश जी के लाख मना करने के बावजूद भी उसने जाने की जिद की और अपने मायके में चली गई। वहां उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मां ने फट से कमलेश जी को फोन में लगा दिया। कमलेश जी के परिवार में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं। पति का देहांत पहले ही हो चुका था। प्रॉपर्टी के नाम पर केवल 3 मंजिल मकान था, जिसमें पहली मंजिल पर कमलेश जी का परिवार रहता था और बाकी के 2 मंजिलों में किराएदार। बड़ा बेटा अनुभव, उसकी पत्नी भाविका और उसका एक बेटा लक्की है, जबकि छोटा बेटा लक्की और उसकी पत्नी रवीना है। लक्की और रवीना की शादी को अभी 10 महीने हुए थे, लेकिन घर के हालात काफ़ी बदल गए हैं। पहले भाविका और कमलेश जी दोनों मिलकर घर का काम आराम से संभाल लेती थी। वहीं रवीना के आने के बाद दोनों बहुओं में काम को लेकर खींचातानी लगी रहती हैं। कारण रवीना की आदत है। रवीना को कोई मतलब नहीं कि घर के काम ना करना। जब मर्जी हो अपने मायके चली जाना। घर आए मेहमान से कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए उसे मायके वाले भी कभी कुछ कहने ते नहीं। उल्टा जिस दिन भाविका और उसने खींचतानी होती हैं, उस दिन रवीना की मम्मी भी फोन करके कमलेश जी को 10 बातें सुना देती हैं। ऐसा नहीं कि कमलेश जी ने कभी रवीना को समझाने की कोशिश नहीं की। कई बार समझाने चुकी, लेकिन चिकने घड़े पर कभी पानी ठहरता है क्या। उसी दौरान रवीना कमलेश जी के से लड़ पड़ती और रो रो कर अपनी माँ को फोन करके बताती और बाद उदिता के माता पिता कमलेश जी को फोन पर या कभी उनके घर आकर 10 बातें सुना जाते। रवीना के आने के बाद भाविका में भी काफी बदलाव आ चुका था। अब उसकी भी मर्जी होती तो वह कोई काम करती, अन्यथा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। माता पिता को फोन कर देती। अपनी दोनों बहुओं के बीच में कमलेश जी पिस चुकी थी। भाविका को जब टाइफाइड हुआ तो भी कमलेश जी ने पूरा घर संभाला। रवीना ने कोई मदद नहीं की, अपितु काम ना करना पड़े इस डर से मायके जाकर बैठ गई। पर बजाय कमलेश जी के पक्ष के उल्टा उन्हें इस तरह से बातें सुना दी जो कमलेश जी को काफी हद तक बुरी लगी। शाम को जब राजू और लकी घर आए तो कमलेश जी ने उन्हें बताया कि किस तरह भाविका की मम्मी ने उससे बात की। हाँ तो माँ, इसमें भाविका या उसके माता पिता की क्या गलती है। आप दोनों बहुओं को एक समान क्यों नहीं रखती। भैया बस भाभी अपने पीहर जाकर बैठ गई, इनमें रवीना की क्या गलती है। तो यहाँ पर भी नहीं। अच्छा, भाविका क्या इस घर की नौकरानी है जो दिन भर घर का काम में लगी रहेगी। यह भी आखिरकार एक इंसान है। रवीना कभी नहीं है, उसने समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। 10 महीने हो गए हैं शादी को और कितना नहीं है। इतना समझदार तो खुद को रखनी चाहिए। सारी गलती माँ आपकी है। आपने सिर में बैठा रखा है उसे। अपनी सास है, आप चाहे तो उसे समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, भाविका कर रही है ना अकेली काम। रवीना को भी प्यार से समझाया जा सकता है और भाभी हर समय उससे लड़ने को तैयार रहती है। माँ, आपको भाभी को समझाना चाहिए। कमलेश जी सुनकर अवाक रह गए कि बहुएं तो बहुएं, यहाँ बैठे भी अपने नहीं रहे। दोनों ने कमलेश जी को ही 10 बातें सुना दी। दोनों की बातों को सुनकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, पर अब उन्हें निर्णय ले लिया कि उन्हें क्या करना है। चुप हो जाओ तुम दोनों, अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। अपनी अपनी पत्नियों को फोन करो कि कल ही यहाँ मौजूद हो जाए। बस इतनी ही बर्दाश्त होने की हद है मेरी। कमलेश जी ने
जोर से चिल्ला कर कहा कि दोनों भाई बिल्कुल चुप हो गए। इस तरह का रूप जो कभी माँ को देखा भी नहीं था। उन लोगों ने दोनों चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए और अपनी अपनी पत्नी को फोन कर दिया। चुपचाप बैठा कर रहा, नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे। इस दिन की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने, पर अब जो भी हो वो निर्णय तो उन्होंने ले लिया है और उसे वह कल सबके सामने ही जाहिर करने वाली थी। पूरी रात जागने के कारण कमलेश जी की आंखें लाल हो चुकी थी, पर फिर भी सुबह उठकर नहा धोकर अपनी पूजा पाठ की इतने में डोरबेल बजी। जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने भाविका और उसके माता पिता मौजूद हैं। पर इस बार कोई फॉर्मेलिटी ना निभाते हुए कमलेश जी ने उन्हें अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद उदिका के थे। कमलेश जी ने बोलना शुरू किया। जब मेरे बेटों की शादी हुई थी तब मैंने सोचा था कि अपनी बहुओं के लिए एक कभी सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर रहूंगी। मैं कभी काम के लिए इन पर निर्भर नहीं रहती बल्कि मदद ही करी। पर पिछले कुछ दिनों से इस घर की हालत इसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है। अरे समतन जी, ये सब तो बहाने हैं। आप चाहती तो इस घर की एकता को बनाए रख सकती थी, लेकिन आपने तो बहुओं में फर्क किया। भाविका की पिता ने कहा, जिस घर में घर का मुखिया कमजोर होता है उस घर में यह सब होता ही है, और इसके लिए आप हमारे बच्चों को दोष नहीं दे सकती। आपकी बाहर रवीना के पिता ने कहा, हमने बेटी दी है, नौकरानी नहीं जो दिन भर आप लोगों का काम करती रहे। देखा क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। भाविका की मां ने कहा, हमें पता होता कि हम ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो हम हमारी बच्ची की शादी इस घर में करते भी नहीं। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची परेशानी ही रहती हैं। रवीना की मां ने कहा, जब दोनों बहुओं के माता पिता कमलेश जी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मजाल है किसी बेटे और बहू ने कुछ कहा हो। सबके सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, पर इस बार कमलेश जी मन पक्का कर खड़ी थी। उन्हें अपने किसी बेटे से उम्मीद नहीं थी तो बहुएं से तो दूर की बात है। आखिर उन्होंने ही कहा, मैंने आप लोगों को यहाँ मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए या चिल्लाने के लिए नहीं बुलाया है, और ना ही मैं यहाँ अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं सास हूँ इसलिए बदनाम हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बेवजह चिकनेगढ़ों के सामने अपने आंसू बहाने से अच्छा है कि मैं अपना निर्णय सुना दूं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दोनों बेटों को अलग कर रही हूँ। हाँ तो कर दीजिए, हमें क्या एतराज है, बस हमारे बच्चे खुश रहने चाहिए। रवीना के पिताजी ने बड़ी बेशर्मी से कहा, हाँ हाँ बता दीजिए कौन कैसे रहेगा। हम जाने से पहले हमें अपने बच्चों के गृहस्थी को बचा जाए और इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े की निजात पाई। अब तो बार भाविका की मां ने कहा। सुनकर कमलेश जी का खून खोल गया, लेकिन वह चुप रह गई। मैं तो ऐसा बवंडर उठा कि मेरी गृहस्थी को तोड़कर लोग कितना कुछ हो रहे हैं, पर उम्मीद किसी से क्या करें जब अपने ही बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर कमलेश जी ने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास केवल यह 3 मंजिल मकान है। सबसे ऊपर मंजिल पर लक्की अपनी पत्नी रवीना के साथ रह लेगा। बीच वाली मंजिल पर राजू अपनी पत्नी भाविका के साथ अपने बच्चे समर्थ के साथ रह जाएगा, जबकि पहली मंजिल पर मैं रह लूंगी। अरे आपको अलग रहने की क्या जरूरत है? आप तो 6 महीने किसी एक बेटे के पास और 6 महीने दूसरे बेटे के पास रह लेना, इतना तो बच्चे आपके लिए कर ही सकते हैं। और वैसे भी एक अकेले सदस्य के लिए एक पूरी मंजिल ब्लॉक करने से क्या फ़ायदा? कम से कम उसका ही किराया आ जाएगा। भाविका के पापा ने कहा, माफ़ कीजिए, बच्चों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है, उसी से पेट भर चुका है। मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगी। अपने बेटियों के लिए आप लोग आए हैं, वैसे ही भगवान की कृपा से अभी तक मेरा मायका है, और उन पर भी बोझ ना बनकर मैं नौकर रख लूँगी। इसलिए नीचे वाली मंजिल पर मैं अकेली रह लूँगी। हाँ तो
अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अब क्या है, वो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदार को बोलिए ताकि वो खाली करे। और अब क्या है, वो तो गया फैसला। आप तो बस किराएदार को बोलिए ताकि वो खाली करे और हम लोग हमारे बच्चों को सेटल करें। अभी आपने आधा निर्णय सुना है, अब पूरा भी सुनिए। मैं किराएदार को मंजिल खाली करने के कह रही हूँ। मेरे दोनों बेटे अपनी अपनी अलग गृहस्थी बसा रहे हैं, तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा? यह मकान मेरे नाम पर है। मेरी ज़रूरत तो इसके किराए से ही पूरी होती है, तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दोनों बच्चों को किराया चुकाना पड़ेगा। अरे भला यह क्या बात हुई? कोई अपने ही बच्चों से किराया लेता है क्या? पर मैं लूंगी, अपने बच्चों से किराया ज़रूर लूंगी। मेरा कौन सा पति है जो मेरा खर्चा उठाएगा? और अगर वो लोग किराया नहीं दे चुकाना चाहते हैं तो वो कहीं और अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। अब आप लोगों का निर्णय है। आप अपने आप डिस्कस कीजिए और मुझे बता दीजिए। देखिए समधन जी, अगर लोगों को पता चलेगा कि आप अपने बच्चों से किराया लेती हैं तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, अंदाज़ा भी है आपको। माफ़ कीजिएगा समधी जी, इतने दिन से लोग ही कह रहे थे और मैं सुन रही थी। किसी ने मेरा पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बहुत समझना नहीं चाहती तो बेचारी सास क्या करे? सास बदनाम होती हैं, पर यह जरूरी भी नहीं कि सभी सास एक जैसी होती हैं। मैं तो वैसे भी बदनाम हूँ, तो थोड़ी सी बदनाम और सही। मैं कमरे में जा रही हूँ ताकि आप लोग बैठकर डिस्कस कर सके। कमलेश जी ने हाथ जोड़े और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज पहली बार कमलेश जी इतने स्पष्ट शब्द तरीके से बोली और उनका रूप देखकर सभी लोग हैरान थे। सबने कमलेश को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वे अपने फैसले पर अड़िग रहे। और आखिरकार जो कमलेश जी चाहती थी वही हुआ और उन्हें दोनों बेटों को उन्हें किराया चुकाते हैं। लोग बातें जरूर करते हैं, पर कमलेश जी अपनी मस्त जी रही हैं जिंदगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी ऐसे ही सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।